So in this section we are going to talk about lecture third of modern physics. Lecture third of modern physics. Modern physics. दिस इज रिवीजन लेक्चर. अच्छा, इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे? जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स जो होते हैं जब वो किसी सरफेस पे टकराते हैं तो उस सरफेस पे वो फोटोन फोर्स अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है. तो उसी चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं. तो जब भी हम कभी किसी पार्टिकल को किसी सरफेस पे थ्रो करते हैं तो जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज गिवन बाय dp/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम फोर्स बुलाते हैं. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स. अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. अच्छा, अगर मान लेते हैं कि एक सरफेस से फोटोन आकर के टकरा रहा है तो इस फोटोन के लिए भी हम फोर्स का फॉर्मूला यही देंगे. अच्छा, सिंस यहाँ पे एक नहीं n नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ फोटोन से. तो ये NPH क्या डिनोट कर रहा है? ये NPH डिनोट कर रहा है कि कितना टोटल नंबर ऑफ फोटोन इस सरफेस पे आकर के हीट कर रहा है. अच्छा, ध्यान से सुनिए, ये जो n/t है इसी को तो बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन लैंडिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट टाइम, और इसको हम मिला करके लिखते हैं स्मॉल n से. तो फोर्स अप्लाइड बाय फोटोन ऑन द सरफेस इज गिवन बाय p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय p फाइनल माइनस p इनिशियल इंटू NPH. अब ध्यान से सुनिए, ये NPH क्या है? ये NPH और टोटल नंबर ऑफ फोटोन हीटिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट टाइम. ठीक है. अच्छा, तो ये आ गया. अब ये जो सरफेस है या हो सकता है कि फोटोन इस सरफेस से आया, टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया, या तो ये केस हो सकता है. सो दिस सरफेस कैन बी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, या ये हो सकता है कि फोटोन आया, सरफेस पे टकराया और फोटोन एब्जॉर्ब हो गया. दैट मीन्स द सरफेस कैन बी परफेक्टली एब्जॉर्बिंग. तो यहाँ दो केस बनते हैं, दोनों केस में हम फोर्स निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे, सब चीज़ करेंगे. ठीक है. तो ध्यान से सुनिए. सो जो पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कि जो फोटोन आकर के टकरा रहा है जिस सरफेस पे, वो सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो पहले हम इस केस के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, ध्यान से देखिए, ये था आपका फोटोन. ये था आपका फोटोन. ये फोटोन आकर के इस सरफेस से टकराया एट एन एंगल थीटा एंगल पे आकर के टकराया, और सबसे इनिशियल मोमेंटम जो है, फोटोन का जो इनिशियल मोमेंटम है, उस इनिशियल मोमेंटम को हम लिखते हैं h/λ. मोमेंटम होता है h/λ के बारे में. सो मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ, ये याद रखिएगा. सो h/λ से ये फोटोन आया एंगल थीटा पे, सरफेस से टकराया और बाउंस बैक कर गया. ध्यान से देखिएगा. अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा h/λ cos थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा h/λ sin थीटा. सो इस आने वाले फोटोन का दो कंपोनेंट हो गया, एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर, एक सरफेस के पैरेलल. ठीक है. सिमिलरली जब ये फोटोन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा तो यहाँ से हम इसका दो कंपोनेंट कर सकते हैं. जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है उसको बोलते हैं h/λ sin थीटा, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको बोलते हैं h/λ cos थीटा. ध्यान से देखिए, पहले फोटोन ऐसे आ रहा था, फिर ऐसे गया, तो हम साइन के साथ लिखेंगे माइनस h/λ cos थीटा. अच्छा, अभी हमने पढ़ा था फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता था टोटल नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, NPH को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इनटू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अच्छा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के पैरेलल.
ध्यान से सुनिए, यहाँ पे फोर्स दो तरह का लग रहा है, एक सरफेस के परपेंडिकुलर, एक सरफेस के पैरेलल। तो अगर हम पैरेलल फोर्स की बात करते हैं तो पैरेलल फोर्स में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। अब ध्यान से देखिए, फाइनल 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 जो पैरेलल फोर्स है वो है h बाय लेमडा साइन थीटा, क्योंकि p फाइनल हम मोमेंटम निकालेंगे। p फाइनल क्या है, h बाय लेमडा साइन थीटा, और वो पैरेलल फोर्स, सरफेस के पैरेलल फोर्स कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ, सो h बाय लेमडा साइन थीटा माइनस ऑफ इनिशियल था h बाय लेमडा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो जब सरफेस तो पहला जब हमने फोर्स निकाला पैरेलल, सरफेस के पैरेलल, तो वो आ रहा था जीरो। ये कब है, जब सरफेस जो है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। अच्छा, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर फोर्स के बारे में। वापस से हमने लिखा ये फॉर्मूला, NPH क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। अच्छा, फाइनल मोमेंटम देखिए, फाइनल मोमेंटम परपेंडिकुलर इधर है तो माइनस h बाय लेमडा कॉस थीटा, माइनस h बाय लेमडा कॉस थीटा, बीच में माइनस आएगा, और इनिशियल मोमेंटम था परपेंडिकुलर, वो था h बाय लेमडा कॉस थीटा, तो ये आ गया। तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना आ गया, NPH इंटू इन दोनों को माइनस माइनस माइनस, तो मॉड में लेकर के ये आ जाएगा 2h अपॉन लेमडा कॉस थीटा। सो 2h अपॉन लेमडा कॉस थीटा आ गया। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, हमने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला पढ़ा था, p लेमडा अपॉन hc या IA लेमडा अपॉन hc, ये पढ़ा था। तो यहाँ पुट करिए, तो F परपेंडिकुलर आ गया IA लेमडा अपॉन hc इंटू 2h अपॉन लेमडा कॉस थीटा, मॉड ले रहे हैं तो 2h अपॉन लेमडा कॉस थीटा, मॉड ले रहे थे नहीं तो माइनस में आता, मॉड ले रहे हैं इसलिए। यहाँ से देखिए h से h खत्म, लेमडा से लेमडा खत्म, तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना आ गया, परपेंडिकुलर फोर्स आ गया IA अपॉन C इंटू 2 कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनिए, पैरेलल फोर्स जीरो है, परपेंडिकुलर फोर्स ही बचा, तो इसी को तो हम नेट फोर्स बुलाएंगे। तो नेट फोर्स जो आ गया, 2 को हमने बाहर निकाला, I अपॉन C A कॉस थीटा। यहाँ पे A क्या है, A है एरिया, ये ध्यान रखिएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया को हम लिखते हैं पावर, इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है पावर, तो F नेट हो गया 2 इंटू पावर अपॉन C इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू पावर अपॉन C इंटू कॉस थीटा। C क्या है, C क्या है, हाँ C है स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान रखिएगा, इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अब ये जो है, ये जो A कॉस थीटा आप अलग कर लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो I अपॉन C है, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो है, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को हम U से डिनोट कर रहे हैं, और ये होता है I अपॉन C। इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एनर्जी डेंसिटी इंटू A कॉस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू U को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी इंटू A कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर होता है F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, प्रेशर होता है F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। F परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया तो हम रेडिएशन प्रेशर निकाल सकते हैं। F परपेंडिकुलर कितना है, 2I अपॉन C इंटू 2I अपॉन C इंटू A कॉस थीटा, A से A कंप्लीट, A से A मर जाएगा, तो रेडिएशन प्रेशर कितना आ गया, 2I अपॉन C कॉस थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2P अपॉन AC कॉस थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2U कॉस थीटा, क्योंकि A से A खत्म हो जाएगा। U क्या है, मैं वापस से बता दूं, U आपका एनर्जी डेंसिटी है, जो होता है I अपॉन C के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था कि सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो, क्या हो कि सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सरफेस जो है वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। ध्यान से सुनिए, अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो जो आने वाला फोटोन होगा वो टकरा तो रहा है, लेकिन टकरा के वापस नहीं जा रहा है, वो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये जो आने वाला फोटोन था उसका इनिशियल मोमेंटम था h अपॉन लेमडा, ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो उसका, उस फोटोन का इस सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा h अपॉन लेमडा कॉस थीटा। किसका कंपोनेंट ले रहे हैं, मोमेंटम का, हाँ, तो h अपॉन लेमडा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और h अपॉन लेमडा साइन थीटा पैरेलल कंपोनेंट। वापस से फोर्स का फॉर्मूला लिखे, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इंटू P फाइनल माइनस P इनिशियल। अच्छा, दो फोर्स होंगे, पैरेलल फोर्स होंगे सरफेस के, और एक सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स होंगे।
अब ध्यान से सुनिए, पहले हम बात कर रहे हैं पैरेलल फोर्स के बारे में। तो पैरेलल फोर्स में हमने लिखा नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इनटू, देखिए पी फाइनल, फाइनल मोमेंटम पैरेलल ही बताइए, फाइनल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो सरफेस पे फोटोन जाकर के एब्जॉर्ब हो रहा है, तो फाइनल मोमेंटम 0 होगा, माइनस इनिशियल मोमेंटम पैरेलली सरफेस के था एच अपॉन लेमडा साइन थीटा। तो जो एफ पैरेलल फोर्स आ रहा है वो आ रहा है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इंटू एच अपॉन लेमडा साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, जब सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग था तो उसमें पैरेलल फोर्स 0 आ रहा था, लेकिन जैसे ही सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हुआ तो जो पैरेलल फोर्स है इज नॉट इक्वल टू 0, उसका कुछ वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब साहब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर फोर्स के बारे में। तो परपेंडिकुलर फोर्स वापस से लिखेंगे नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। देखिए फाइनली तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि फोटोन आकर के सरफेस से अब्जॉर्ब हो रहा है, तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, माइनस इनिशियल जो परपेंडिकुलर फोर्स था सरफेस का वो था एच अपॉन लेमडा कॉस थीटा, तो माइनस लगा करके हमने लगाया एच अपॉन लेमडा कॉस थीटा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर फोर्स आ गया नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम एच अपॉन लेमडा कॉस थीटा, और नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम को लिख सकते हैं आई ए लेमडा अपॉन एच सी इंटू एच अपॉन लेमडा कॉस थीटा। तो एच से एच खत्म, लेमडा से लेमडा खत्म, तो परपेंडिकुलर फोर्स आ गया आई अपॉन सी ए कॉस थीटा, आई अपॉन सी ए कॉस थीटा। ए क्या है, वापस से एरिया है, या इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है पावर, तो पावर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इंटू कॉस थीटा, या आई अपॉन सी जो होता है वो एनर्जी डेंसिटी होता है जिसको यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू ए कॉस थीटा। तो आई अपॉन सी क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, तो हम दो फोर्स निकाल लिए, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। अच्छा, अगर आपसे रेडिएशन प्रेशर पूछ दे तो प्रेशर हमेशा होता है फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, तो यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स देखिए, परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा था आई अपॉन सी ए कॉस थीटा, तो यहाँ रखेंगे ए से ए खत्म, तो आई अपॉन सी कॉस थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली इंटेंसिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पावर इंटू कॉस थीटा अपॉन एरिया इंटू सी, या आई अपॉन सी को हम एनर्जी डेंसिटी लिखते हैं तो यू इंटू कॉस थीटा। और अगर आपसे नेट फोर्स पूछे तो देखिए पैरेलल फोर्स भी है, परपेंडिकुलर फोर्स भी है, तो नेट फोर्स हो जाएगा रूट अंडर एफ पैरेलल फोर्स का स्क्वायर प्लस एफ परपेंडिकुलर फोर्स का स्क्वायर। तो एफ पैरेलल और इसका वैल्यू डालिएगा तो जो नेट फोर्स आता है वो आता है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इंटू एच अपॉन लेमडा, या पावर अपॉन सी, या आई ए अपॉन सी। यहाँ पे P है पावर, A है एरिया, C है स्पीड ऑफ लाइट, I है इंटेंसिटी, एंड PH है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। डन। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी फोर्स और प्रेशर के फॉर्मूले में वेवलेंथ का रिलेशन नहीं आ रहा है। तो जो फोर्स और प्रेशर है जो सरफेस पे एग्जर्ट कर रहा है फोटोन, वो उसके वेवलेंथ, जो फोटोन का वेवलेंथ है उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सरफेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अच्छा, अगर आपको ये एंगल ना दिए, अगर आपको ये एंगल ना स्पेसिफाई करे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल इंसिडेंट्स मान करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर आप प्रेशर कंसिडर करते हैं परफेक्टली एब्जॉर्बिंग केस में, तो ध्यान से देखिएगा, जो प्रेशर आ रहा है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग केस में और जो प्रेशर आ रहा था जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये तो था एब्जॉर्बिंग केस में, ये प्रेशर है एब्जॉर्बिंग केस में। एब्जॉर्बिंग केस में अगर आप रिफ्लेक्टिंग केस में बात करते हैं, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग केस में बात करते हैं, तो वहाँ प्रेशर आ रहा था 2u cos थीटा, और एब्जॉर्बिंग में देखिए u cos थीटा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का जो प्रेशर है वो ट्वाइस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो इन तीनों पॉइंट को हम लिख लेते हैं। सो फोर्स एंड प्रेशर एग्जर्टेड ऑन सरफेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट डिफाइंड कंसीडर नॉर्मल इंसिडेंट, ये भी हमने बात किया। रेडिएशन प्रेशर इन केस ऑफ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस इज हाफ ऑफ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लीजिएगा, हाफ है या डबल है, ठीक है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है
उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया था लेनार्ड और मिलिकन ने, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे लेनार्ड और एक साइंटिस्ट थे मिलिकन मिलिकन तो इन साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट करके कि कैसे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता है, इंटेंसिटी का इफेक्ट होता है, बेसिकली जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है, तो एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ेंगे. सो वी विल स्टार्ट विथ लेनार्ड एंड मिलिकन एक्सपेरिमेंट. सो वी विल स्टार्ट विथ लेनार्ड एंड मिलिकन एक्सप्लेनेशन. अच्छा ध्यान से देखिए, जो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन है वो लेनार्ड एंड मिलिकन ने दिया था, लेकिन जो परफेक्टली जो एक्सप्लेनेशन था वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था. तो हम क्या करते हैं, सेटअप बनाते हैं. ये है ग्लास ट्यूब, इसमें एक प्लेट को P1 बुला रहे हैं, दूसरे प्लेट को P2 बुला रहे हैं. जो हमारा P1 प्लेट है उसको बुलाते हैं एमीटर प्लेट. एमीटर प्लेट कहने का मतलब है कि ये प्लेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा था कि मेटल पे एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराइए तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो एमीटर प्लेट कहलाता है. जो P2 प्लेट है उसको हम कलेक्टर प्लेट बुला रहे हैं. ठीक है, तो ये सोर्स से लाइट आया, एमीटर से टकराया, एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे पहुंचा, कलेक्टर सर्किट से एक वायर कंप्लीट था, वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो हम कहते हैं कि इस कारण से इस बेसिकली सर्किट में फोटो करंट दौड़ रहा है. यस और नो. अच्छा, अब ध्यान से सुनिए. अब हम क्या करते हैं, ये जो सोर्स है आपका, इसका इंटेंसिटी बढ़ाते हैं. क्या बढ़ाते हैं, सोर्स का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं. तो पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो लुक, जैसे ही आपने इंटेंसिटी बढ़ाया, इंटेंसिटी मतलब जो सोर्स था उसका इंटेंसिटी बढ़ाया, तो आपको पता होगा नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला होता था इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन एच इंटू न्यू. अच्छा, जब हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी बात करते हैं तो इस समय जो फ्रीक्वेंसी है उसको कांस्टेंट रखते हैं. तो आप नोट डाल करके याद करिएगा कि जब भी हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी बात करते हैं तो उस समय फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको कांस्टेंट रखते हैं. अब ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप सोर्स का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम वो बढ़ेगा, और नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम वो बढ़ेगा तो वो जो फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा था ताकि वो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल सके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा. सो वी कैन से कि जैसे ही आपने इंटेंसिटी बढ़ाया, आई मतलब इंटेंसिटी, कैपिटल आई मतलब इंटेंसिटी, स्मॉल आई मतलब हम फोटो करंट की बात कर रहे हैं. जैसे ही आपने इंटेंसिटी बढ़ाया, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम बढ़ गया, जिसके कारण से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमीट हो रहा था, जो मेटल से निकल रहा था, वो बढ़ गया और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि इंटेंसिटी. और अगर हम ग्राफ बनाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी में तो लीनियर ग्राफ बनता है, तो ध्यान रखिएगा. अच्छा, इंटेंसिटी अगर हम पॉइंट सोर्स की बात करते हैं तो वो होता है पावर अपॉन 4πr². तो इंटेंसिटी 1/r² हो गया. तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो करंट है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है. इस पे AIPMT में क्वेश्चन आया था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस का स्क्वायर. सो अगर कभी आपसे बोल दे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और ग्राफ कुछ ऐसा बनता है. ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिएगा. एक और बात क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो देखिए ना तो इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेसिकली क्या होता है, वेवलेंथ के साथ अगर आपसे रिलेशन पूछे तो वेवलेंथ के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कोई इफेक्ट नहीं होता. तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेवलेंथ के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता है. लेकिन क्या हुआ, AIPMT में क्वेश्चन आया था रिलेशन बिटवीन आई एंड लैम्डा. वहाँ पे अगर कोई रिलेशन नहीं है कि आप कितना भी लैम्डा बढ़ाइए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहेगा, ये ऑप्शन ग्राफ में नहीं था, ये ग्राफ ऑप्शन में नहीं था.
ऑल्दो आई इज कांस्टेंट, बट ऑप्शन में नहीं था। सो इफ अगर लेमडा बढ़ता है तो ध्यान से देखिए, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होता है और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप लेमडा बढ़ाइएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, लेमडा आप बढ़ाइएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और E इज इक्वल टू एच न्यू होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा। तो जो फोटोन आपके मेटल पे आके गिर रहा है उस फोटोन की एनर्जी कम है, उस फोटोन की एनर्जी कम है, तो हो सकता है वो कम इलेक्ट्रॉन ही निकाले, जिसके कारण से ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये लिमिटेड क्वेश्चन के लिए पॉसिबल है। ऑल्दो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करता है, पर कभी अगर आपसे पूछ दे, ये एक ऑप्शन में ना दे, तो आप ये लगा के आइएगा, क्योंकि जैसे ही आपने लैम्डा बढ़ाया फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी कम होगा, उस फोटोन के पास एनर्जी कम होगा तो वो कम इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जिसके कारण से फोटो इलेक्ट्रिक करंट लैम्डा बढ़ाने पे करंट डिक्रीज कर जाएगा। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में जैसे आपने बात किया था कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखते वक्त हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं, सिमिलरली इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते वक्त हम इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे। तो ध्यान से सुनिए, एट कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम remains same, but energy of photon increases. That's why number of emitted electron remains almost same. That's why photoelectric current remains almost same with frequency. अच्छा, ध्यान से सुनिए, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो आपने क्या किया, मान लीजिए पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पहले 10 फोटोन आकर के मेटल से टकरा रहा था, आपने क्या किया, 10 फोटोन का एनर्जी बढ़ा दिया, आपने फोटोन के नंबर में इंक्रीमेंट नहीं किया, आपने फोटोन के एनर्जी में इंक्रीमेंट किया। और आपने पढ़ा है कि फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, तो 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन ही निकालेगा, पहले भी और अब भी, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा पहले के कंपेयर में। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वही अभी भी निकल रहे हैं। इसीलिए करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ ऐसे आता है। अच्छा, ये न्यू नॉट का क्या मतलब है? अरे साहब, पहले कुछ तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तभी तो कुछ करंट होगा। तो ये है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो हमने बेसिकली इंटेंसिटी का बात किया फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, हमने फ्रीक्वेंसी का बात किया। अब हम बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल सोर्स से हम पोटेंशियल लगा रहे हैं उसका क्या होगा। ध्यान से देखिए, ये था एमीटर, ये था कलेक्टर, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और कलेक्टर कलेक्ट कर रहा था। तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप इस पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग बेसिकली ये है रॉड, और ये नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बेसिकली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कलेक्टर, और उतना बेसिकली सर्किट में करंट दौड़ेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन निकला था, अब 10 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा था, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा था, लेकिन आपने जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाया तो 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ा। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे वो सब खत्म हो जाएंगे, वो सब कलेक्टर पे पहुँच जाएंगे, जो करंट पहले बढ़ रहा था अब वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सो देखिए, ये ग्राफ बना पोटेंशियल और आई के बीच में। आपने क्या किया, पहले पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया तो करंट पहले बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन जो था उसको कलेक्टर अट्रैक्ट कर रहा था। फिर करंट जो देखिए कांस्टेंट हो गया एक समय के बाद, क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर अट्रैक्ट कर लिया है। तो ये ग्राफ बनता है कुछ जब आप पोटेंशियल चेंज करते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में। अच्छा, ध्यान से सुनिए, अगर आपने जीरो पोटेंशियल कर दिया, जीरो पोटेंशियल का मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप
पोटेंशियल जीरो कर देते हैं, जीरो पोटेंशियल कर देते हैं, यानी कि पोटेंशियल हटा दिया आप, तो पहले भी अब भी कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो कलेक्टर तक पहुंच जाए और करंट रहे सर्किट में। तो एट जीरो पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ सेल्फ काइनेटिक एनर्जी है जो उस इलेक्ट्रॉन को आने वाली लाइट के फोटोन के एनर्जी से मिला है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे ही आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो वो करंट सैचुरेटेड हो जाता है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा पोटेंशियल के बढ़ने के कारण, ये बताता है, एक तो जब आपने पोटेंशियल नहीं लगाया था तब भी करंट था, ये बताता था कि इलेक्ट्रॉन के पास सेल्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन जैसे ही आपने पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा। इससे ये समझ में आता है कि सभी इलेक्ट्रॉन के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है जो मेटल से एमिट हो रहा है, और एक ही रेडिएशन से अलग अलग इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे बेसिकली कलेक्ट हो रहा है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के रेंज के बारे में बात करते हैं, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का रेंज होता है 0 टू मैक्सिमम, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो एट जीरो पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट एक्सप्लेन सेल्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज एंड बिकम सैचुरेटेड, ये भी हमने बात किया। Photoelectric current increases with potential. It explains different kinetic energy of electron which is emitted from same metal corresponding to same radiation, because required energy to remove the electron is different for different electron of the same metal. और range of kinetic energy आता है 0 to maximum। अब हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी चेंज करने से, सेम ग्राफ में इंटेंसिटी चेंज करने से क्या बात होगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला था कि इंटेंसिटी आप चेंज करिएगा, इंटेंसिटी चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा। तो अब आप इस ग्राफ में देखिए, पहले जब इंटेंसिटी I1 था तो ग्राफ ऐसा बन रहा था। जब आपने इंटेंसिटी चेंज किया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएगा तो ग्राफ ऊपर बनेगा। तो अगर आपसे इंटेंसिटी का पूछे तो I2 विल बी ग्रेटर देन I1। तो अगर आप इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, यहाँ देखिए, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी चेंज किया तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा एज करंट बढ़ता है इंटेंसिटी से। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज किया इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख करके, तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से, फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रख के, तो नंबर ऑफ जो ग्राफ में चेंज है वो बिल्कुल नहीं होगा। ग्राफ पहले ऐसे था, अभी भी ग्राफ ऐसे बनेगा, और जो पहला फ्रीक्वेंसी था वो दूसरे फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अब आप वापस से इसको देखिए, पहले आप पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रहा था। अब आप क्या करिए, जो प्लेट है उसका जो साइन है वो ऑपोजिट कर दीजिए, यानी कि इसको आप कर दीजिए पॉजिटिव, इसको आप कर दीजिए नेगेटिव, यानी कि हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो अब पहले जो ये प्लेट पॉजिटिव था, अब ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो रिपेल होगा। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाइएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच रहा था कलेक्टर पे अब वो नहीं पहुंचेगा, तो करंट डिक्रीज होगा। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाइएगा, एक समय पे एक सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल आएगा जहाँ पे करंट जो है वो जीरो हो जाएगा, और उस नेगेटिव पोटेंशियल पे जहाँ पे करंट जीरो हो गया, दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज बेसिकली नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इट इज कॉल्ड एज कट ऑफ पोटेंशियल। और ध्यान से सुनिएगा, आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ध्यान से सुनिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल जहाँ पे करंट जो है वो जीरो हो जाए। सुनिए, करंट जीरो हो रहा है लेकिन जो फोटो एमिशन है वो होता रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, पर इलेक्ट्रॉन निकल करके इस जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं।
सो सेचुरेटेड करंट कब आएगा? व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम एमिटर प्लेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम रिसीव्ड बाय द कलेक्टर, then photoelectric current becomes saturated. And when negative potential increases on electron, photoelectric current decreases, and at certain negative potential it becomes zero. That negative potential is called stopping potential or cut off potential. Or at stopping potential photoelectric current becomes zero, but photo emission effect take place and emitted electron accumulates near emitter plate. इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ नेगेटिव में बना रहे हैं, तो जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाइएगा तो करंट जो है जीरो होगा, और एक समय पे एक पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जाएगा। इस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि रिक्वायर्ड नेगेटिव पोटेंशियल टू स्टॉप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा के ई। क्यू के जगह पे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे और डेल्टा वी के जगह पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मोस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है उसको रोक रहे हैं, और हमें के ई मैक्स इनिशियल के ई मैक्स था। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है माइनस के ई मैक्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी आपसे पूछे, अगर ऐसे पूछ दे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करने के लिए पोटेंशियल बताओ, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करने के लिए पोटेंशियल बताओ, तो आंसर नेगेटिव पे लाएंगे। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करने के लिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो आंसर हम देंगे पॉजिटिव में। तो इसको लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड नेचर ऑफ इमिटर प्लेट। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ कलेक्टर प्लेस।